हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में समास के दूसरे टाइप के बारे में, जिसका नाम है द्वंद्व समास। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं समास को। तो देखिए, समास का जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए द्वंद्व समास के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो समास का दूसरा टाइप होता है द्वंद्व समास। ठीक, इसमें दो तीन बातें आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात है आपका, इसका पहचान क्या है, इसके बारे में दो तीन बातें याद रखेंगे। पहला है विपरीत अर्थ वाले शब्द। द्वंद्व समास में विपरीत अर्थ वाले शब्द आपको मिलेंगे। दूसरा, एक साथ बोले जाने वाले शब्द मिलेंगे, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है योजक चिन्ह वाले शब्द। ठीक है, यानी द्वंद्व समास में ये तीन बातें आप याद रखेंगे। पहला, विपरीत अर्थ वाले शब्द। दूसरा, एक साथ बोले जाने वाले शब्द। और तीसरा, योजक चिन्ह वाले शब्द। ठीक है, अब इसमें मुख्य तथ्य आप याद रखेंगे। इसके बारे में मुख्य तथ्य होता है दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं या दोनों पद इसमें बराबर होते हैं। जैसे विपरीत अर्थ वाले शब्द या दोनों पद प्रधान या दोनों पद बराबर, इसमें आप देखेंगे तो जैसे पहला पॉइंट है माता पिता, दूसरा दिन रात या आकाश पाताल। इस तरीके के जो शब्द हैं इनमें आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, दिन रात, आकाश पाताल। तो ये आपने देखा अभी यहाँ पे कि विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे दिन रात है, विपरीत अर्थ आता है। एक साथ बोले जाने वाले शब्द हैं या योजक चिन्ह वाले शब्द हैं। देखिए, ये योजक चिन्ह वाले शब्द हैं, ये इसका सबसे स्टार वाला पॉइंट है। अगर आप केवल इतना ही याद रखते हैं कि योजक चिन्ह वाले शब्द आते हैं द्वंद्व समास में, तो आप केवल इसी से समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें देवासुर, यहाँ पे लिखा है तो देवासुर का समास विग्रह होता है देव और असुर। तो ठीक है, तो देव और असुर के बीच में आप देखेंगे, देव और असुर के बीच में यहाँ पे आपका क्या लगेगा, योजक चिन्ह। इसको कहते हैं योजक चिन्ह। जैसे आपने देखा माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगाया, दिन रात में, आकाश पाताल में, ये सारे योजक चिन्ह होते हैं। तो द्वंद्व समास के बारे में यदि आप तीन बातें याद रखते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न यदि एग्जाम में पूछा जाता है, आप क्वेश्चन को बना लेंगे। पहला, विपरीत अर्थ वाले शब्द होंगे। दूसरा, एक साथ बोले जाने वाले शब्द होंगे। तीसरा, योजक चिन्ह वाले शब्द होंगे। चलिए, अब एग्जाम्पल की मदद से हम द्वंद्व समास को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला है समस्त पद। समस्त पद का मतलब एक साथ जो पूरा पद होता है उसको कहेंगे। और दूसरा, उसका विग्रह क्या होगा। ठीक, तो जैसे जन्म मरण, दाल रोटी, तन मन, अमीर गरीब, यश अपयश, ये सारे आपके समस्त पद हैं। ठीक है, और आप आगे देखेंगे जैसे यश अपयश, पाप पुण्य, नर नारी, भला बुरा, माँ बाप। और देखिए, रात दिन, मुख सुख दुख, देश विदेश, राधा कृष्ण, अपना पराया, दाल आटा, गंगा यमुना, हानि लाभ, मान सम्मान। ठीक, दूध दही, धर्म अधर्म, स्त्री पुरुष, रुपया पैसा, ठंडा गर्म। ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके द्वंद्व समास के। ठीक है, तो अब आप देखिए, जन्म मरण के बीच में ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको कहते हैं योजक चिन्ह। यहाँ पे ये जो जन्म और मरण के बीच में चिन्ह है, दाल रोटी के बीच में ये जो चिन्ह है, तन मन के बीच में ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे तन मन के बीच में, अमीर गरीब के बीच में, इसी को बोलते हैं हम योजक चिन्ह। इसको बोलेंगे योजक चिन्ह। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास की सबसे मेन परिभाषा मतलब पहचान होती है कि योजक चिन्ह वाले ही शब्द होते हैं। तो इन सारे शब्दों में योजक चिन्ह है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं समास विग्रह करना। तो द्वंद्व समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं, बस कुछ नहीं करना होता है, योजक चिन्ह को हटाते चलते हैं और लगाते चलेंगे। जैसे जन्म मरण का समास विग्रह होगा जन्म और मरण। दाल रोटी का समास विग्रह होगा दाल और रोटी। तन मन का समास विग्रह होगा, तन मन का समास विग्रह हो जाएगा तन और मन। अमीर गरीब का समास विग्रह हो जाएगा अमीर और गरीब। यश अपयश का समास विग्रह यश और अपयश। पाप पुण्य का समास विग्रह पाप और पुण्य। नर नारी का समास विग्रह नर और नारी। भला बुरा का समास विग्रह भला और बुरा। ठीक है, और माँ बाप का समास विग्रह करेंगे, माँ बाप का तो हो जाएगा माँ और बाप। रात दिन का समास विग्रह रात और दिन। सुख दुख का समास विग्रह सुख और दुख। देश विदेश का समास विग्रह देश और विदेश। ठीक है, राधा कृष्ण का समास विग्रह राधा और कृष्ण। अपना पराया समास विग्रह अपना और पराया। दाल आटा का समास विग्रह दाल और आटा। गंगा यमुना का समास विग्रह गंगा और यमुना। हानि लाभ का समास विग्रह हानि और लाभ। आगे चलते हैं, मान सम्मान का समास विग्रह होगा मान और सम्मान। दूध दही का समास विग्रह दूध और दही।
धर्म अधर्म का समास विग्रह धर्म और अधर्म, स्त्री पुरुष का समास विग्रह स्त्री और पुरुष, रुपया पैसा का समास विग्रह रुपया और पैसा, और ठंडा गर्म का समास विग्रह होगा ठंडा और गर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम योजक चिन्ह की जगह पे और का प्रयोग करते हुए द्वंद्व समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं सबका समास विग्रह करेंगे। अब यहाँ से प्रश्न कितने बन सकते हैं इस वाले टॉपिक से, इस समास से? तो आप देखेंगे एक प्रश्न तरीका ये होता है पूछने का, आपसे पूछेगा कि बताइए जो है कि इसमें सुख दुख में कौन सा समास है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सुख दुख में कौन सा समास है, समास के बारे में 2-3 बातें याद रखनी होती हैं। एक साथ बोले जाने वाले शब्द होने चाहिए, विपरीत अर्थ वाले शब्द होने चाहिए, और तीसरा पॉइंट योजक चिन्ह वाले शब्द होने चाहिए। तो सुख दुख दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाए, सबसे इंपॉर्टेंट है योजक चिन्ह। ठीक है, अगर योजक चिन्ह है समास में दो शब्दों के बीच में तो हम उसको तुरंत पहचान जाएंगे कि ये जो है द्वंद्व समास है। तो योजक चिन्ह, तो सुख दुख में आपका योजक चिन्ह हो जाएगा। अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है सुख दुख में कौन सा समास है, तो योजक चिन्ह लगाए, द्वंद्व समास हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछेगा टाइप उसका कि सुख दुख का समास विग्रह क्या होगा, तो सुख दुख का समास विग्रह हो जाएगा सुख और दुख, योजक चिन्ह की जगह और का प्रयोग करेंगे। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है कि पाप और पुण्य का समस्त पद क्या होगा, तो पाप और पुण्य। ठीक है, अब एक तरीका यहाँ से पूछेगा आपसे प्रश्न का कि बताइए किस समास में एक साथ बोले जाने वाले शब्द होते हैं, तो द्वंद्व समास। कौन सा समास है जो योजक चिन्ह वाला समास है, तो द्वंद्व समास। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका देवासुर। ठीक है, तो कभी कभी पूछेगा देवासुर में कौन सा समास है, तो वो आपको विग्रह करना पड़ेगा। तो देव और असुर हो जाएगा, तो देव और असुर ये क्या है, समास विग्रह द्वंद्व समास का विग्रह है। ठीक है, देवासुर में कभी कभी शब्द देगा लेकिन आपको उसमें वो क्या कहते हैं योजक चिन्ह दिखाई नहीं देगा, तो वो आपको विग्रह करके ही पता चलेगा। तो इसमें देव और असुर दो छुपे हुए हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि द्वंद्व समास क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। तो एक बात याद रखेंगे, इसकी पहचान या परिभाषा क्या होती है, दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, अन्य तथ्य बात इसमें इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद इसमें गौड़ होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, तीसरा पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, तो पहली बात, दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे, यानी कि कोई पद इसमें प्रधान नहीं होगा, दोनों पद गौड़ होंगे और तीसरा पद इसमें प्रधान होगा। आप तो जानते ही हैं कि समास में प्राय दो पद होते हैं। एक प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा समास में प्राय कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। ठीक है, जैसे दो पद होते हैं तो इसमें दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा करते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। यही एक ऐसा समास है जिसमें तीसरा पद प्रधान निकलता है। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे आपने देखा समस्त पद, एक तरफ लिखा है समस्त पद, दूसरी तरफ लिखा है विग्रह। तो जैसे महावीर है, तो महावीर में कौन सा समास है, इस तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसमें 2-3 बातें आप याद रखेंगे बहुब्रीहि समास को जानने के बारे में, कि दोनों पद गौड़ होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये समास विग्रह करने के बाद ही आपको पता चलेगा। जैसे महान वीर है जो, ये हमने महावीर का विग्रह किया, तो इसमें एक पद है महान, दूसरा पद है इसमें वीर, तो इन दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं है। आपने देखा तीसरा पद है हनुमान, महान है वीर जो, तो इसमें आप देखेंगे हनुमान का नाम आएगा, तो इसमें हनुमान यहाँ पे तीसरा पद हो जाएगा, और बहुब्रीहि समास का तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद गौड़ होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो तीसरा पद प्रधान होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा पंकज, तो पंकज का समास विग्रह कीचड़ में पैदा हो जो, या कीचड़ में जन्मा, तो समास विग्रह में देखेंगे ये क्या होता है, कमल, तो कमल यहाँ पे प्रधान हो जाएगा। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, तो ये कौन है, कृष्ण। अब यहाँ पे ये साइड में हनुमान, कमल, कृष्ण, ये जो आ रहे हैं आपके, ये तीसरे पद हैं, और बहुब्रीहि समास में तीसरा ही पद प्रधान होता है। अब हम देखेंगे त्रिलोचन, तो त्रिलोचन तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव, चंद्रमौली, चंद्र है मौल पर जिसके, मौली होता है सिर पर जिसके अर्थात शिव, विषधर, विष को धारण करने वाला यानी सर्प हो जाएगा, और सर्प नहीं देगा ऑप्शन में तो शिव भी होता है इसका। ठीक है, शिव से स्टार्ट हो जाएगी क्या, चलिए अभी के लिए थोड़ा सा सॉरी, वो ये जो आ गया था उसके लिए। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कहाँ तक देख लिया था, हमने देख लिया था चंद्रमौली तक, तो आप देखेंगे चंद्रमौली, चंद्रमौली से हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए
तो आपने देखा चंद्रमौली, तो चंद्रमौली चंद्र है मौली पर जिसके। अब आप आगे चलेंगे विषधर, विषधर यानी विष को धारण करने वाला यानी कि सर्प होगा। मृत्युंजय यानी कि मृत्यु को जीतने वाला यानी कि शंकर होगा। पीताम्बर यानी पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण होगा। आगे चलते हैं निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस होगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज में आप देखेंगे तो 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। देखिए अभी आपने समझा कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, गौड़ होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे लंबा और उदर ये 2 पद हैं, ये दोनों पद अप्रधान होंगे, तीसरा ही पद यहाँ पे प्रधान होगा। अब देखिए मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव हो जाएगा। दिगंबर, दिशाएं हैं वस्त्र जिसके अर्थात नग्न हो जाएगा। दशानन, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण हो जाएगा। चतुर्भुज, 4 हैं मुख जिसके या 4 हैं भुजाएं जिसके अर्थात ब्रह्मा हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात कृष्ण हो जाएगा। गिरीश, गिरी मतलब पर्वतों का राजा यानी हिमालय हो जाएगा। कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला अर्थात कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आपके बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि बताइए पंकज में कौन सा समास है। तो पंकज में कौन सा समास है, तो आपको देखना होगा पंकज में कीचड़ में जन्मा, अर्थात इसमें तीसरा पद आ रहा है कि कमली होता है, तो ये पंकज में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि बताइए मृत्युंजय में कौन सा समास है, तो मृत्यु को जीतने वाला अर्थात कौन होता है, शंकर या शिव होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो एक पूछता है आपका कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ अर्थात शिव होगा। तो नीलकंठ में अगर आपसे समास पूछेगा तो नीलकंठ में आपका बहुब्रीहि समास जो है हो जाएगा। ठीक है ना, विग्रह पूछेगा। अब दूसरा विग्रह भी पूछ सकता है कि नीलकंठ का समास विग्रह क्या होगा, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात नीलकंठ होगा, ये समास विग्रह हो जाएगा। तो एग्जाम में 2 तरीके से प्रश्न पूछता है, आपको समस्त पद दे देगा, यहाँ से ये सारे समस्त पद जो आपको दिखाई दे रहे हैं जो रेड कलर में लिखा हुआ है, ये सारे महावीर, पंकज, त्रिलोचन, गिरिधर, चंद्रमौली, विषधर, मृत्युंजय, पीताम्बर, निशाचर, चतुर्भुज, लंबोदर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, मुरलीधर, नीलकंठ, दिगंबर, ठीक है, दशानन, चतुर्भुज, चक्रपाणी, ये सारे आप देख रहे हैं, ग्रीस, कमल नहीं, इन सभी में आपका क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ये सारे बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए ग्रीस का समास विग्रह क्या होगा, तो पर्वतों का राजा, गिर धन ईश, गिरी पर्वत, ईश यानी राजा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे ये बनता है, यहाँ की डेफिनेशन से प्रश्न बनता है बहुब्रीहि समास की, कि बताइए ऐसा कौन सा समास है जिसमें 2 पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। एक प्रश्न बनेगा, ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तीसरा प्रश्न बनेगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद गौण होते हैं, गौड़, तो बहुब्रीहि समास होगा। ऐसा कौन सा समास है जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तो भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उल्टा भी पूछ सकता है कि बहुब्रीहि समास का तीसरा पद क्या होता है, तो प्रधान होता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा करते हैं, कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो नेक्स्ट कई टाइप से प्रश्न यहाँ से आपसे बन सकते हैं। एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे विग्रह करके भी आपको बताया। अगर आप इतना फॉर्मेट भी अच्छे से एग्जाम में पढ़ के चले जाते हैं, इतना वीडियो लेक्चर आप देखकर एग्जाम में चले जाते हैं, तो बहुब्रीहि समास का या द्वंद्व समास का कोई भी अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे जो है द्विगु समास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो द्विगु समास के बारे में और जो इसका अगला जो समास होता है कर्मधारय समास के बारे में आपसे अगली क्लास में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है, और जो भी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा उससे क्या होगा कि आप वीडियो को रेगुलरली और अच्छे से देख पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सुनना है, स्क्रीन की तरफ देखना है। अगर आप केवल सुनते हैं और स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ आएगा और यहाँ से सारे प्रश्न आप एग्जाम में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको समाज का
जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है समास का परिचय, जिसमें हमने समास के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चर्चा हमने समास की इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में की थी। तो और जिसमें हमने अव्ययभावी समास के बारे में भी चर्चा की थी। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के में जा सकते हैं, वहाँ से जो है आप चीज़ों को समझ सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वो पहला पार्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। बाद बाकी की चर्चा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, जिसमें हम द्विगु समास, कर्मधारय समास के बारे में पढ़ते हैं। हैव अ नाइस डे।